निकाय का रण, दिग्गजों की जुबानी जंग, एक दूसरे पर प्रहार, आरोप प्रत्यारोप की बौछार। मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं नाटकबाज नहीं हूँ। पॉलिटिकल का मतलब झूठ बोलना, नाटक की करना, घोषणाएं करना, ये अगर उनके भाषा में पॉलिटिकल है तो मैं पॉलिटिकल नहीं। कभी नॉन पॉलिटिकल पर जवाब तो कभी विजन की बात, सरकार से सवाल और निकाय जीतने का दावा। कुछ ऐसे बयान बार बार कमलनाथ की तरफ से सुनाई दिए। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि टेलीविजन से हो जाएगा, ये टेलीविजन से नहीं होगा, ये विजन से होगा। वार पलटवार का एक दौर बार बार सामने आता रहा। कभी कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर सीएम शिवराज ने निशाना साधा, तो कभी जनता को दिग्विजय काल की याद दिला दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे तब की सड़कें याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए ही कोले, हट्टा पसरा सारे डोले, यार आ गए शंकर भोले। मारे कमलनाथ और दिग्गी राजा, हमसे बात करते हो तो। सत्ता का सेमीफाइनल बने निकाय के इस रण में बार बार आरोपों का दौर गरमाया। कमलनाथ की उम्र को लेकर भी बार बार निशाने साधे गए। एक बार फिर रेस लगाने के बयान को लेकर भाजपा ने तंज कसा और कह दिया कि कमलनाथ की उम्र रेस लगाने की नहीं बल्कि रेस्ट करने की है। हालांकि इस पर कांग्रेस का जवाब भी आया। कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है। पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। कमलनाथ जी या कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो हमारे ऊपर या माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जनता हमें भी जानती है और जनता उनको भी जानती है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की कोई जनता के नेता नहीं है, गलती से आए हुए नेता हैं। देखिए, रेसेस के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो क्या होगा कि मतलब मुझे लगता है कि रेस वहीं लगती है जहाँ चीज़ें ठीक होती हैं। वो गाड़ी से उतर नहीं पाते, घर घर संपर्क का अभियान लेते हैं और गाड़ी से भी टाटा बावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरों की उम्र तो देख रहे, अपने नेताओं की उम्र देखे। कमलनाथ जी तो आज भी एक युवा की भांति सक्रिय, और वो तो चुनौती देते हैं शिवराज जी को। उम्र की बात है तो आ जाओ, रेस कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कितना सक्रिय है। तो कमलनाथ जी की जो सक्रियता है उससे बेचैन है, इसलिए इस तरह के मुद्दों का हवा देती है, इस तरह ध्यान में होने के लिए इस तरह की बात करती है। उम्र तो कोई पैमाना नहीं होता, अनुभव पैमाना होता है। वो अनुभव कमलनाथ जी का जो विजन है उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिला 15 माह की सरकार में। अभी भी जनता चाहती है उसका फायदा मिले, इसलिए बेचैन है भाजपा। निकाय के रण का घमासान दिन पर दिन दिलचस्प होता दिखा। दूसरे चरण के मतदान के प्रचार प्रसार में नेताओं ने जनता को लुभाने के प्रयास किए। कभी कमलनाथ तो कभी शिवराज एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करते दिखे। लेकिन ये सारी कवायदें जनता को इम्प्रेस करने में कितना अहम रोल निभाएंगी और क्या इतिहास को सामने लाने और वर्तमान की खामियां गिनाने से पार्टियां लाभ ले पाएंगी, ये जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रेस या रेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्यों उठी चुनाव में कमलनाथ की रेस और रेस्ट की बात? क्या कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधने से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा? क्यों बार बार कमलनाथ दोहरा रहे हैं विजन की बात? क्या कमलनाथ का मैनेजमेंट जिता पाएगा निकाय का रण? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों के दौर में दोनों दलों की जोर आजमाइश चरम पर है और बात जुबानी जंग से यहाँ तक आ गई है कि जब बात सक्रियता की आई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के करता धरता सर्वे सर्वा कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी अगर बहुत एक्टिव अपने आप को मानते हैं तो मेरे साथ रेस लगा लें।
इस पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये उनकी रेस की नहीं, रेस्ट की उम्र है। और वहीं वीडी शर्मा जी बोले कि क्या रेस्ट, रेस क्या करेंगे, वो तो गाड़ी से नहीं उतरते, वहीं से टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी भले ही कुछ समय के लिए सही लेकिन गुड बाय करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन गुड बाय के इस दौर में कुछ गुड बॉय बैड बॉय में तब्दील हो गए कांग्रेस के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गुड बॉय रहे और कांग्रेस का दामन छोड़ के जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो कमलनाथ जी को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन उस झटके के बावजूद भी कमलनाथ जी अभी भी पवेलियन में हैं, अभी भी ट्रैक पर हैं, दौड़ रहे हैं। तमाम तरह की रेस में जैसे 100 मीटर 400 मीटर बाधा दौड़ होती हैं, उसी प्रकार से चुनावों की तमाम तरह की दौड़ में, चाहे भले ही भी उपचुनाव हों या वो मध्यावधि चुनाव हों या नगरीय निकाय के हों, पंचायत चुनाव के हों, सब में कमलनाथ जी दमखम के साथ खड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस नगरीय निकाय के चुनावों में किस मुकाम तक पहुंचती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब्बास हफीज साहब उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के, रविंद्र जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, उन्होंने कह दिया है कि अगर आप शारीरिक सक्रियता मापते हैं तो दौड़ लगा लें, रेस कर लें हमसे, बाकी सीटों की रेस में, इलेक्शन में जो आप जीतेंगे उस रेस में, वो भी सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी हार मानने वालों में से नहीं हैं, हाथ खड़े नहीं किए हैं, हाँफते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो शुभकामनाएं देते हैं और हम तो चाहते हैं कि कमलनाथ जी कभी भी नहीं हाँपे और कमलनाथ जी कभी कांपे भी नहीं। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई थका हुआ, हाफता और कांपता चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव के मैदान में उतरे। हम तो उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो दीर्घायु भी हो और सदा स्वस्थ रहे। अब ये जो बयान की शुरुआत हुई है, ये तो उनकी तरफ से हुई है। नवीन जी, उन्होंने कहा है कि लोकल चुनाव में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा लोकतांत्रिक पाप करा है। भारत का संविधान उनको मतदाता के रूप में मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत की राजनीति में वरिष्ठतम नेताओं में कांग्रेस पार्टी के उनका शुमार होता है। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का लोकतांत्रिक आचरण करेगा और अपने मतदान का स्वयं उपयोग नहीं करेगा, पहले वे बयान देते हैं कि लोकल चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद इस बयान के ऊपर वो मोहर लगा देते हैं कि मैं मतदान नहीं करूंगा, और मतदान नहीं करते फिर उनके सुपुत्र बयान देते हैं कि वोट देने का काम तो जनता का है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का मोह भंग हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर जिस तरह की चुनौती मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में प्रस्तुत करी है, 50% लोग अलोकतांत्रिक हैं, आशंकित होकर 50% लोग अलोकतांत्रिक हैं मध्य प्रदेश में, और ये जो उनका 50% लोग अलोकतांत्रिक हैं, 50% लोग अलोकतांत्रिक हैं, और हम आपसे जी नवीन जी 50% लोगों ने मतदान नहीं किया है। अरे वो 50% लोग जो है वो क्या है, वो तो आम है, वो तो भीड़ है, भेड़ है, उनसे क्या फर्क पड़ता है? अरे कमलनाथ जी वोट नहीं दें, वोट दें कमलनाथ जी तो ठीक है, नवीन पुरोहित नहीं दें तो क्या फर्क पड़ता है? राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष जी है नवीन जी, उनसे इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आचरण की अपेक्षा। अरे हर भैया सुनो, प्रदेश के अध्यक्ष का हो या राष्ट्रपति का हो, जो मौलिक अधिकार है ना वो सबके बराबर है। और आप तो अंत्योदय करते हो, आप उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करो, कमलनाथ जी की मत करो। जिसने वोट नहीं दिया वो 50% नहीं निकले, क्यों नहीं करेंगे? 50% नहीं निकले, 50% लोग आपके बयान के हिसाब से अलोकतांत्रिक हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, विषय बनेगा, उनमें से एक मैं भी हूं। हम भेड़ों को हक दिया तो है ये संविधान ने, चुन लें कोई भी भेड़िया अपनी पसंद से। सारे वार्डों में तो पानी भरा है, किसमें उंगली डाल दें भाई? वोट लगाने से ड्रेनेज सिस्टम सुधर रहे हैं क्या? वो 5 बार, वो इंदौर को 5 बार स्वच्छता का अवार्ड मिला है, उस 5 बार इंदौर, आप तो इंदौर में ही रहते हैं, देखो इंदौर की क्या हालत हो रही है एक बरसात में।
कितनी प्रतिभा दिख रही है इंदौर में, देखो तो आप जरा। अरे नवीन जी, हम तो चारों तरफ दृष्टि रखे हुए हैं। बरसात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतदान नहीं करेंगे। बरसात में ही पानी भरता है, बरसात होना तो अलग कारण है। बरसात में ही तो आप ड्रेनेज एक चीज को सिस्टम दूसरी चीज चेक से होते जोड़कर हैं। नहीं देखा जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि बरसात अपनी जगह है, वहां का निगम का अमला अपना काम करेगा, उससे निजात पाली जाएगी। हाँ, अपना करेगा ना, नोटिस देगा, वसूली करेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकतंत्र में वोट का उपयोग नहीं करेंगे। ये तो वास्तव में मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी ने लोकतांत्रिक पाप करा है और इस लोकतांत्रिक पाप का जवाब उनको देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात का उनसे जवाब मांगती है। बरसात होना अपनी जगह है और ये जो अप्रिय स्थितियां निर्मित हुई है ये अपनी जगह है, पर इसका मतलब थोड़ी इस समस्या का समाधान ये थोड़ी है कि कमलनाथ जी ने मतदान नहीं करा तो बारिश थम जाएगी और यह इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होगी। ये तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा तर्क नहीं है नवीन जी। अभी तर्क हमारे पास तो कम तर्क हैं। अभी बैठे हमारे तर्क जिनके तर्कस में तर्क का ऐसा अर्क है कि उतरता नहीं है गले से नीचे। में अभी पिलवाता हूँ अब्बास जी अभी पिलवाता हूँ अब्बास जी। ये जो कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से उनको, चूंकि वो लीडर हैं तो मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन मैं तो पूरे लीडर को फेल्यूअर मानता हूं। पूरी लीडरशिप पहले मध्य प्रदेश की 50% लोग अगर उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लीडरशिप कैसी है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि तर्क का अर्क पिलाने वाले माननीय रवीन जैन जी बैठे हैं, तो लोग किसी उसमें ना रहें कंफ्यूजन के अंदर, वो आपको तर्क का अर्क पिला देंगे। मेरा जो विषय है यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हम सब के लिए कि आधी जनता ने मध्य प्रदेश की एक तरह से चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा विषय नवीन जी यहाँ ये भी है कि नगर निगम के और तमाम नगर निगमों के हालात को देख के जनता में दिलचस्पी नहीं थी। लोगों के घर की जो मूलभूत समस्याएं थीं वो दूर नहीं हुई थीं। 16 नगर निगम किसके पास थे? हमने बहुत सारा काम किया है, हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं कर पाए, मानते हैं, एक लंबा 2 साल से तो ब्यूरोक्रेसी के पास थे। ब्यूरोक्रेसी के 2 साल से तो ब्यूरोक्रेसी के पास थे, जिनको बाकी जगह पे एफआईआर समझ में आता है, लेकिन जब अपनी बिल्डिंग में आती है तो उन्हें हस्तिनापुर बनाना होता है। कल मेरी एक जगह यही बहस हो रही थी और मैंने उस चर्चा में यही कहा, मतलब राजनीति तो राजनेता तो हाशिए पर थे। 2 साल से तो ब्यूरोक्रेसी चला रही थी नगर निगम। भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मंत्री जो थे, उनके नेतृत्व में जो ब्यूरोक्रेट थे आईएएस, उन लोगों ने भोपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जल भराव की स्थिति कर दी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जल भराव ऐसी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होता है जहां पर हिली टेरेन होते हैं, वहां पर जल भराव नहीं हो सकता। आज मैं ईदगाह हिल से आया, कोई फिजा से निकला, वहां पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज पूरा खत्म कर दिया है। ठेकेदारों ने जहां पर सड़कें बनाई हैं, नगर निगम हो या पीडब्ल्यूडी हो, उन्होंने जो नालियां हैं वो तक बंद कर दी हैं वहां पर सड़कें बनाने में। तो इसके बाद जब जल भराव होगा तो डामर की सड़कें खराब होती हैं। डामर की सड़कें जो 10 साल चलनी चाहिए वो 1 साल में उखड़ जाती हैं बारिश के बाद। सड़कें बनाने का टेंडर जो पास होते होते बारिश आ जाती है, बारिश से पहले 10 दिन पहले सड़कें बनाई गई हैं। वो कोहेफेदा क्षेत्र राजधानी का जहां से अच्छा राजस्व मिलता है, उसकी सड़कें जब 4-5 साल से नहीं बनी थी तो बारिश से पहले बना दी। एक रेड कारपेट बना दिया है बीच में छोटा सा और उसमें पानी भरा हुआ, सब उखड़ जाएंगी। आज मूलभूत सुविधाओं के ऊपर अगर बात करें, यही परेशानी है, यही दुविधा है कि हर इंसान अपनी गलती देखता है। लेकिन जहां भाजपा से कह दें कि साहब सड़कें खराब हैं, कमलनाथ जी ने वोट नहीं किया, साहब जल भराव की स्थिति आपकी सरकारों ने, शहर सरकारों ने उत्पन्न कर दी, कमलनाथ जी ने वोट नहीं किया, साहब आपने किस तरह का भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी वहां पर कि आपकी खुद की प्रत्याशी जो है वो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगी नगर निगम को, राजधानी के, कमलनाथ जी ने वोट नहीं किया। आपके पास क्या विजन है? कमलनाथ जी ने वोट नहीं किया। आपके पास क्या पुराना आपका उपलब्धियां हैं? कमलनाथ जी ने वोट नहीं किया। जब ऐसी स्थिति पे ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति बोलने लगे एक ही स्वर में, एक सूत्रीय कार्यक्रम कि कमलनाथ जी का वोट सबसे महत्वपूर्ण बन जाए और पूरे जो दावे और वादे हैं वो खोखले निकल जाए, तो समझ लीजिए कि फिर सही में हम एक वैचारिक दिवालियेपन से गुजरता हुआ देख रहे हैं। आपकी बातों ने, मेरी बातों ने लगता है असर किया है। थोड़े चक्षु खोले हैं, डबल कर लिए। उमेश जी ने भी चश्मा चढ़ा लिया, हो सकता है इससे सही दिखे उन्हें। अभी इसके पहले नहीं था, अब उन्होंने चढ़ा लिया है, तो हो सकता है कि विजन क्लियर हो जाए, क्योंकि टेलीविजन ने वाकई में विजन खराब करके रखा है। तो कई लोगों की तो रोजी रोटी का सवाल है और कई लोगों के उनके साथ जुड़े हुए रोजी रोटी का सवाल है। जिनके पास रोजी रोटी का अंबार है वो क्यों मुंह में गुड़ रख के बैठे हुए हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। 80-90 से ऊपर कोई नहीं है भैया। रोज 1 करोड़ खर्च करेंगे तो खत्म नहीं होंगे, फिर भी क्यों
गुल्लक बने बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है भाई। सर, बड़े सवाल उठाए आपने मध्य प्रदेश के पटल पे, उन सवालों के लिए IND24 और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलूट करता हूं। मतलब उन सवालों को उठाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। वो सवाल हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें खोदते हुए नजर आते हैं कि एक आम आदमी और एक खास आदमी में क्या फर्क होता है। वही नगर निगम का अमला, उनके बुलडोजर, उनके नोटिस, आम आदमी को तो जमींदोज कर देते हैं। वो तनी हुई अट्टालिकाएं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, जू नहीं रेंग रही कानों पे। देखिए, बिल्कुल सही कहा नवीन जी कि इस समय मध्य प्रदेश में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। मैंने खुद ये तमाम सारी बातें पिछले 2 साल से जनता के सामने रखी हैं कि भोपाल का जो बिस्प्रिंग पाम्स है, एक कॉलोनी है, जो टाइगर मूवमेंट इलाका है, जो बड़े तालाब का किनारा है हमारा, वहाँ तमाम सारे IAS अधिकारियों ने बगैर किसी नियमों के, ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ा उड़ा के अपने बंगले बनाए हैं। सारे सबूत सामने रखने के बाद भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। एक और बड़ा मामला है, ये तो मैं कल ही लड़ ही रहा हूं, इस मुद्दे पे मैं हाईकोर्ट में भी गया हूं, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की आज हालत दिख रही है। आज यदि आपने दैनिक भास्कर पढ़ा हो, उसमें 19 जिलों के बारे में बताया कि जिला पंचायत में क्या स्थिति है। 7 में बीजेपी, 7 में कांग्रेस और 5 में लगभग बराबर की फाइट बताई गई है। ये मध्य प्रदेश भर में जो अचानक कांग्रेस आगे आई है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता और चिंतन करना चाहिए कि आखिर हमसे गलती कहां हुई है, लेकिन करने को तैयार नहीं है। वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मध्य प्रदेश की आज, उन्होंने चश्मा हटा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले। देखिए नवीन जी, में सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश की आज जो मुझे दिखाई देती है, वो ये देख रही कि पूरी तरह पुलिस प्रशासन को विधायक, सांसद और आपके नेता लोग चला रहे हैं। आप यदि न्याय मांगने थाने चले जाएं तो वहां एक ही जवाब मिलता है, ऊपर से फोन आ गया है। आखिर ये ऊपर वाला है कौन? आप IG से बात करिए, DG से बात करिए, SP से बात करिए, एडिशनल SP से, TI से बात करिए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ एक शब्द मिलेगा कि ऊपर से फोन आ गया है। आज सिंगरौली में आज किस तरह पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, आप पता लगाइए। सिंगरौली में आज जनता ने क्या फैसला दिया है। जो नगर पंचायत के चुनाव हैं, 14 में से 11 सीटें कांग्रेस को जीत के दी है। वहां आज जब वो अतिक्रमण हटाने के लिए तो पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। देखिए, अब जनता का जो आक्रोश है वो वोट के साथ साथ अब पत्थर के रूप में भी बाहर निकलने लगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सच कहने की बीमारी है, और ये मैं लगातार कहता हूं कि आप लोगों को यदि यही सब चीज करना है तो फिर ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए और स्वीकार करिए। आज पूरे मध्य प्रदेश में सट्टा कौन चला रहा है, जुआ कौन चला रहा है, अवैध खनन कौन कर रहा है? क्या एक विधायक बता दें? यदि मैं उमेश जी आपको चैलेंज करता हूं, आप यदि गीता को हाथ में रख के कसम खा दें कि एक भी विधायक आपका आबकारी विभाग से पैसे नहीं ले रहा है, आपका एक भी विधायक खनन से पैसे नहीं ले रहा है, आपका एक भी विधायक यदि उससे जुआ सट्टा नहीं कर रहा है, मैं मान जाऊंगा उमेश जी आपको। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है? आखिर ये अराजकता का माहौल क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कि हमने जब टिकट की डिमांड की तो हमसे 10-10 हजार रुपए उसके नाम पे ले लिए गए कि आपको श्रद्धा निधि देनी है, और श्रद्धा निधि लेने के बाद में उनको टिकट भी नहीं मिली और आज 22-24 लोगों को बाहर कर दिया। सब लोग बीजेपी कार्यालय पर खड़े कि भाई हमारे 10,000 तो वापस कर दो कम से कम। तो ये जो माहौल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, देखिए कितनी बड़ी बात संगठन बनाई थी कुशाभाऊ ठाकरे ने, क्या संगठन बनाया था। सर एक और बात बता दूं कि उमेश शर्मा जी डिफेंड करेंगे, लेकिन उमेश जी बहुत विद्वान है और नहीं विद्वान नहीं है, बहुत डेवोटी हैं जी। और इसीलिए हाशिए पर हैं, हालांकि वो मानेंगे नहीं है बात, लेकिन हम मेरे को भी तो नजरों का चश्मा लगा है, मुझे भी तो साफ दिखाई देता है। उमेश जी, ये कुशाभाऊ ठाकरे की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो पंचनिष्ठाओं वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो अंत्योदय को सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो डिरेल हो रही है। नवीन जी आज भी उसी यथा स्वरूप में है, और भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने जो वैचारिक अधिष्ठान है उसके गर्भनाल से जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह है। और चूंकि कार्यकर्ता भी मनुष्य होता है और मनुष्य के भीतर यदा कदा कभी आकुलता और व्याकुलता हो जाती है, और स्वाभाविक रूप से रविंद्र जी भाई साहब जो कह रहे हैं ना, उनकी बात से आंशिक सहमति रखता हूँ कि किसी कार्यकर्ता ने ग्वालियर में इस प्रकार की मांग करी होगी, पर ये जो आजीवन निधि का पैसा है इसको टिकट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। किसी कार्यकर्ता ने अगर ये कहा है कि हमने जो समर्पण निधि दी थी, तो वह समर्पण निधि तो भारतीय जनता पार्टी की वार्षिक निधि होती है जो प्रतिवर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की संकल्पना के आधार पर दी जाती है। एक बात तो ये है, मुझे नहीं मालूम कि आदरणीय रविंद्र जी का अनुभव किन विधायकों के बारे में ऐसा रहा है। हमारे इंदौर में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा भी विधायक होगा कि कोई जो
सट्टा या जुआ या अवैध खनन या दारू इस तरह का तो मुझे लगता है कि कहीं कोई भी विधायक का आचरण भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे दिखाई नहीं देता। मंत्री जी पैसे बांट रहे हैं रतलाम में, वीडियो चल रहा है, अपनी उमेश जी वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है। और शिनाख्त करे होंगे उन्होंने, और मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो तो पैसे बांटेंगे, आबकारी वाले होते जो दारू बांटते, सही आबकारी भी है, अच्छा आबकारी है, तो गनीमत है कि बोली थी उन्होंने, सही करा है। हो सकता है कोई अफवाह स्वरूप एक दो चेहरे ऐसे रविंद्र जी के रडार पर आए होंगे। मैं इस बात का भी खंडन नहीं करता हूं कि एकाध भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, और मैंने कहा है कि व्यक्तियों के समूह के रूप में राजनीतिक संगठनों की इकाइयां काम करती है। तो कोई अगर व्यक्ति इस तरह का अफवाह स्वरूप करता है तो कहीं भी यह नहीं माना जाना चाहिए कि पूरा संगठन इस प्रकार का आचरण करता है। और जहां तक चुनाव का परिणाम है, मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव के परिणामों में समय शेष है। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के आशीर्वाद से वापस इस मध्य प्रदेश के अंदर निकाय के चुनाव में जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त होगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सर ये एक बस इतना कंफर्म कर दीजिए, मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो लोकायुक्त ने ट्रैप किया है कि वो हुआ है कि ठीक है कि नहीं। मेरे को तो ये जो रेट लिया है 1.5 लाख रुपए, ये सही है कि नहीं है? मैं तो सिर्फ वो जीत के सर्टिफिकेट के लिए जो 1.5 लाख का रेट है वो ठीक है कि नहीं है? नहीं, किसी तहसीलदार का इस प्रकार का एक प्रकरण आया है नवीन जी, और तत्काल कार्रवाई करी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का भ्रष्टता का आचरण व्यक्त करा है, और वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से दंडित होगा, वो दंडित हुआ भी है। और मुझे लग रहा है ये तो दुस्साहस था, इस दुस्साहस से तो मैं स्वयं हैरत में हूँ। तो इस तरह का दुस्साहस, और वो भी आपराधिक दुस्साहस, और लोकतांत्रिक पाठ करने की अनुमति तो किसी को नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। अब्बास जी से पूछ लेता हूँ, आज वैसे ही रविंद्र जैन जी के मारे जो है डेटा चिपक रहा है। अब्बास जी एक बात ठीक है, लेकिन मतलब चुनाव में जैसे नकुलनाथ जी का बयान कि जनता वोट तो जनता देती है, तो वो क्या है? मतलब देखिए, एक छोटी सी उसकी बाइट पे हम बहुत लंबा तय नहीं कर सकते कि उसका अर्थ क्या था। अर्थ का अनर्थ निकल जाता है एक बात के ऊपर। बात समझाने के लिए कई बातें कही जाती हैं। जाहिर सी बात है, जनता वोट करती है और हम सबको भी वोट करना चाहिए। और उनका कहना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए वोट कर रही है, तो ये एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मुझे लगता है। लंबा नहीं हो जाएगी, आपका है इसलिए लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, लंबे व्यक्ति हो जैसे बात लंबी कर रहे हो। मूल तो बात यही है भाई, जनता वोट देती है तो वो कौन है भाई? वो क्या है? कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। ये उसको बार बार कह के स्थापित करना चाहते हैं। नकुलनाथ जी का बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया, क्या कहना उनका था, मतलब ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्लियर कर लूंगा, उन्होंने जो कहा है वो बता सकते हैं। सबसे बड़ा विषय आज ये है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी अच्छी बातें जैसे उमेश शर्मा जी जैसे व्यक्ति हैं वो करते हैं कि हाँ ये गलत है वो गलत है, पर कार्रवाई की जब बात आती है तो फिर बहुत सौ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके पीछे के जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि 15 महीने में एक भी बेनकाब कर देते ना। हमने तो देखी, अगर हम जांच जो हम कर रहे थे, जितनी जांचें हम कर रहे थे, जिनके जो परिणाम आने वाले थे, जिनकी जांच रिपोर्ट पटल पर रखी जानी थी, उससे पहले ही इतने बड़े बड़े चेहरे टेंशन में आ गए थे कि उन्होंने सरकार गिराने का कृत्य किया। और सरकार गिरने की एक वजह यह भी है कि हमारी जो जांचें चल रही थी, जो कार्रवाई होनी थी, उससे हर एक के चेहरे बेनकाब होते, लेकिन वो अब सारी जांचें ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं, क्योंकि सरकार में वही लोग आके बैठ गए हैं। तो उसमें आपके कांग्रेस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में जो चीफ सेक्रेटरी रहे मोहंती जी, उन पर 10 सवाल हैं। लेकिन भाई बात तो यह है कि भाई जो मेरा है तो वो फिर चाहे भले ही टेढ़ा हो ओके है, दूसरे का है तो फिर उसमें देखिए नवीन जी, अगर उनके ऊपर भी कोई शिकायत होती, हमारी सरकार उस पर भी जांच करती। अब वो चीज जो है, आपने उन्हें चीफ सेक्रेटरी सारी जांचें शिथिल करके बनाया। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 15 महीने की सरकार से जांच पूरी करने पे सवाल नहीं कर सकते हैं। बड़ी जांचें होती हैं और 15 महीने ज्यादा समय लगता है, जिसमें बीच में लोकसभा के चुनाव भी हो, आचार संहिता भी हो, और बहुत सारे ऐसे विषय रहे हों कि 10-11 महीने की सरकार मिली हो। लेकिन आज का मूल सवाल का कोई जवाब जनता का नहीं दिया। कल रतलाम में चुनाव होना है, रतलाम में इनके प्रत्याशी धमकियां दे रहे हैं,
लोगों के घरों पर झंडे के फोटो खींच रहे हैं कि हितग्राहियों की तस्वीरें खींचो यहाँ पर जिन्होंने झंडे लगाए, इनकी सुविधाएं बंद कराओ। ये तानाशाही रवैया है इनका। कुछ कहना चाह रहे हैं दोनों लोग, दोनों लोगों को इनका वो हाल करेगी, दोनों लोगों को चर्चा में शामिल कर की जनता उमेश भाई आपके प्रत्याशी का वो हाल करेगी। रतलाम की जनता अपने खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे तो आप बौखलाहट में जनता को धमकाने लगे। आखिरी चरण है चुनाव का, जनता आपकी ईंट तीन बजाने को तैयार खड़ी है। आप एहसान करते हैं उनको योजनाओं का फायदा देकर। कल रतलाम चुनाव में जा रहा है और आपके प्रत्याशी धमका रहे हैं लोगों को। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मान रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कोई उसके ऊपर दुख नहीं है, कोई खेद नहीं है। जनता जो है वो कहा जा रहा है कि 4, 10, 5, 10 घर अगर वोट नहीं है तो नहीं है। अरे पूरी जनता जो है वो आपसे बदला लेगी अच्छे से। आपसे अच्छे से बदला लेगी जनता को। आप क्या समझ रहे हैं कि जूते की नोक पर रखेंगे आप? मध्य प्रदेश का मैं थोड़ा अनुभवहीन और नवोदित पत्रकार हूं। मध्य प्रदेश का अनुभवहीन और नवोदित पत्रकार हूं, तो भैया जो सुनने को मिलेगा वही समझूंगा, वही सीखूंगा। कल के बाद परसों आता है, कल भी मेरा एजेंडा आएगा, इसलिए भाई हाँ अपने हिसाब से रहिए। हाँ ये दिमाग में रखिए, सिर्फ उनके लिए परसों नहीं आता है, मेरे लिए भी परसों आएगा। और फोटो भी खींच लेना कि किस किसने क्या बोला है ना। हाँ सर आपको ही करना है अंतिम, और अंतिम इसकी पूर्णाहुति आपको ही देना है। आज जो विषय था रेस या रेस्ट जी, तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी की रेस जो असली रेस है वो अपनी ही पार्टी में दिग्विजय सिंह जी से है। क्या बात। दोनों 76 साल के हैं और जो दोनों दौड़ रहे हैं इस समय, मुझे लगता है कि उन्हें बाहर रेस किसी से करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही इतनी बड़ी रेस है जहां कमलनाथ जी को वही कंपटीशन काफी मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनको शिवराज जी से रेस लगाने की जरूरत है। हाँ अगर वो वाली रेस, अगर ये दोनों नहीं अब और अगर नहीं अब वो रिले है कि डिले है यही तो क्लियर है। अगर वो झंडी पकड़ा दी, डंडी पकड़ा दी तो बिल्कुल क्लियर है। सहयोग देखिए कि एक 76 के और एक 77 के हैं। वाह बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत गहरी बात पकड़ी कि कांग्रेस की रेस खुद से है, कांग्रेस का खुद से ही कंपटीशन है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जनता तय करेगी, जनता की सीटी तय करेगी कि कौन लोकतंत्र के पथ पर दौड़ेगा और कितना दौड़ेगा, और किसको जनता आराम देगी, किसको पवेलियन के बाहर बिठाएगी, ये बिल्कुल तय हो जाएगा। 17 और 20 ये 2 तारीख है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनावों की स्थिति को शीशे की तरह साफ कर देंगी, और जो दिमाग के जाले हैं राजनीतिक पार्टियों के वो भी साफ हो जाएंगे, मुगालते भी दूर हो जाएंगे, और ये समझ में आएगा कि जो 50% ने वोट नहीं दिया है वो अगले विधानसभा चुनाव में अगर आएगा तो किस मनोभाव के साथ आएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।